अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। मेरा नाम है बिलाल हसन और मैं आपको इस YouTube के प्लेटफॉर्म के थ्रू डाटा एनालिसिस सिखाऊंगा बाय यूजिंग SPSS। तो हम उर्दू लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और उर्दू में हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप अपने डाटा को SPSS के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं। उससे जो आउटपुट आती है उसको कैसे आपने इंटरप्रेट करना है और कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं आप किस डाटा के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इस कोर्स की जो लेंथ है, अगर वो अपना कह लें कि लेक्चर्स कितने होंगे, तो लेक्चर इसके तकरीबन 10 लेक्चर्स हो सकते हैं और हर लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग टाइम है यानी कि जो उसका ड्यूरेशन टाइम है वो 1 घंटे तक जा सकता है। तो ये जो पूरा जो कोर्स है इसकी जो वैसे लेंथ है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के थ्रू हम ये कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये इसकी 4 मंथ लेंथ है। 4 मंथ की जो ड्यूरेशन है, 4 मंथ के अंदर हमें एक बुक दी जाती है। ये बुक आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने PDF इसकी ओपन कर रखी है, डूइंग डाटा एनालिसिस विद SPSS। ये पुरानी बुक है लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने हमें ये रिकमेंड की, तो हम इसी के जो कंटेंट्स को हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन आपके पास कोई भी SPSS है, जैसे कोई लेटेस्ट वर्जन आ रही है, आप 25 26 से आ रहा है, तो आप उनको यूज़ करते हुए डाटा को एनालाइज करेंगे। आपको ये नहीं है कि आपके पास वर्जन 18 का ही होना चाहिए, तो आप IBM जो SPSS है 25 26 जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें उसके ज़रिए इसको कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने SPSS को इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, कैसे आप SPSS को इंस्टॉल करेंगे। आप उसको इंस्टॉल कीजिए और डाटा एनालिसिस हमारे साथ से। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कह लेंगे 4 मंथ दी जाती है हमें, यानी कि एक सेमेस्टर है जिन 4 मंथ के अंदर हमने इसको सीखना होता है। तो इसके अंदर 22 सेशन मैंने आपको बता दिए, तो ये तकरीबन हमारे 10 से 12 घंटे के अंदर मैं आपको ये कोर्स जो है सिखा दूंगा। अगर आप 10 से 12 घंटे देते हैं यूट्यूब के ऊपर बैठकर, या आप इन वीडियोस को डाउनलोड करके किसी भी वक्त अपने लैपटॉप के अंदर PC के अंदर सुन सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा आपको सीखने के लिए। तो अगर आप हम इंशाल्लाह इसके अंदर कोई ऐसा सेमिनार रखेंगे या ये कोर्स एक बार हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो इसका यानी कि सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा सेमिनार रख लेते हैं या कोई ऐसे उनके लिए वर्कशॉप रख लेंगे जिसके अंदर वो अपनी स्किल्स को शो करेंगे, या उनको कोई असाइनमेंट दे दी जाएगी तो उन्होंने वो कंप्लीट करनी होगी। तो उस टास्क को देखते हुए अगर वो उसको यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करते हैं, उसके अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं, उसको करते हैं, डाटा को समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस अप्लाई करके इंटरप्रेट करते हैं, तो हम उनको इंशाल्लाह सर्टिफाई भी कर देंगे। उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप उसके ज़रिए रजिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि वैसे तो YouTube से कोई भी सीख सकता है, हम उनको पर्सनली गाइड नहीं कर सकते, पता नहीं होता कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा। तो अगर आप उसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप हमारे चैनल के थ्रू जो है हमारी वीडियो देख के कोई कोर्स कर रहे हैं, इसको यानी कि कोर्स कह सकते हैं आप, तो हम इंशाल्लाह आपको पूरी हेल्पलाइन देंगे, हेल्प देंगे। हम आपके लिए इंशाल्लाह कोई क्लासेस भी रखा करेंगे, वीकली बेस पर कह लें या मंथली कोई एक सेमिनार रख दिया करेंगे जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको आंसर कर देंगे जो आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये कोर्स शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर के थ्रू। तो हम पहले तो देखेंगे SPSS क्या चीज़ है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो मैंने लिंक दिया है। अगर आप उससे इंस्टॉल करते हैं तो ये 25 वर्जन है, तो ये फ्रीली आपको करेक्ट मिलता है। ये वैसे भी आप जो है वेबसाइट पर लिख के भी सर्च कर सकते हैं गूगल में, तो वहाँ से भी आपको मिल जाता है। ये जो इंटरफेस है इसका अगर इसमें देखा जाए तो अगर आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू डाटा सेट का दिया गया है, आप यहाँ से नई फाइल ले सकते हैं। इसको ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपने जो भी फाइल्स जो है जो रिसेंटली यूज़ की होती हैं वो भी आपको इधर मिल जाती हैं रिसेंट के अंदर। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट गिवन है या आप इसको सीखना चाहते हैं, आपके पास कोई डाटा नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। SPSS हमें ये सहूलत देता है। उसने पहले से हमें सैम्पल फाइल्स दे रखी हैं। आपने यहाँ से नीचे जैसे रिसेंट फाइल्स है उसके साथ सैम्पल फाइल्स के बटन पर क्लिक करें तो आपको जो सैम्पल्स की फाइल्स हैं वो मिल जाती हैं। आप इस पूरे डाटा को में से कोई भी लेके उसके ऊपर जो है अपने एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसको यानी कि सिंपल न्यू डाटाबेस लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं।
जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एक क्लीन जो है इस इंटरफेस होगा। इसके अंदर कोई वेरिएबल्स एंटर नहीं होगा। मैंने थोड़े से वेरिएबल एंटर कर दिए ताकि जल्दी से आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो अगर देखा जाए तो आपके पास ये कॉलम्स दिए गए हैं, नेम का, टाइप, विड्थ एक्सेट्रा, वैल्यूज़ वगैरह दी गई हैं। तो आपने इनके अंदर अपना जो है क्वेश्चन जो होता है, जो आपका वेरिएबल जिसको आप मेजर कर रहे हैं, आपने उसको यहाँ पर डिफाइन करना है कि आपका वेरिएबल किस नेचर का है, उसका नेम क्या है, उसका वो कैटेगोरिकल है, वो नॉमिनल स्केल के ऊपर है, वो कंटिन्यूस स्केल के ऊपर है। तो बेसिकली आपको इस चीज़ें सारी थोड़ी पता होनी चाहिए इस एनालिसिस सीखने से पहले। उसके लिए आप थोड़ी सी लिटरेचर स्टडी कर लें, थोड़ी सी कोई बुक लेके उसको स्टडी करें कि यानी कि ये वेरिएबल्स क्या हैं, इनका जो मेजरमेंट लेवल है वो कैसा होता है। तो तब जब आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी तब ही आप डाटा एनालिसिस सीख सकते हैं। वैसे हम आपको गाइड करते रहेंगे कि ये वेरिएबल जो हम मेजर कर रहे हैं कि किस नेचर का है। लाइक जैसे जी जेंडर है, तो मैंने ये जेंडर एंटर कर दिया। तो अगर इधर मैं नीचे करना चाहूँ कि मैंने एक वेरिएबल लेना है जेंडर, तो ये आप ध्यान में रखना है कि अगर मैं इधर एंटर करूंगा तो ये कहेगा कि आपका पहले वेरिएबल, जो वेरिएबल आपने पहले एंटर कर दिया है उसी नेम से न्यू वेरिएबल एंटर नहीं हो सकता। अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो ये कहेगा द वेरिएबल नेम डुप्लीकेट एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल नेम, यानी कि जो आपका वेरिएबल है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको, यानी कि इसका जो नेम है आपने ये तो शॉर्ट देना है और उसको एक मैनुअल के अंदर देना है, यानी कि उसके अंदर कोई आप कहने के स्पेस वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं जेंडर देता हूँ, जेंडर 1 दे लेता हूँ, तो ये एंटर हो जाएगा। अब जो उसने ऊपर भी कुछ मिस किए थे, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 कर दिया है एंटर। इस तरह से आपने जैसे जेंडर एंटर किया तो ये जो टाइप है ये तो इसकी बता रही है कि आपने इसका डाटा किस फॉर्म में इसको इनपुट देनी है, डाटा किस फॉर्म में पुट करना है। लाइक मैं यानी जेंडर को अगर वैल्यूज असाइन कर देता हूँ 1 2 3, तो वो मेरा न्यूमेरिक डाटा बन जाएगा। अगर मैं कोई सैलरी वगैरह पुट कर रहा हूँ तो वो डॉलर में आ जाएगा, कोई मैं डेट पुट कर रहा हूँ तो वो डेट में आ जाएगी। कुछ साइंटिफिक नोटेशंस हैं तो वो इधर से आपने सेलेक्ट कर देना है। लाइक अगर हम जो है कंट्रीज़ के नेम पुट करना चाह रहे हैं या किसी बंदे का नाम लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। ये भी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करें वेरिएबल टाइप के ऊपर, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको हम ओके कर देते हैं। वो विड्थ जो है ये बता रही है कि आपका मैक्सिमम जो है वो कितने, यानी कि वो नंबर्स जो है एंटर कर सकते हैं डाटा व्यू के अंदर। अगर डाटा व्यू की बात की जाए तो ये हमारा डाटा व्यू है। तो यानी कि जैसे ये सेल्स का डाटा है तो इसमें मैंने 10,000 एंटर किया है, तो ये मेरे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं इनका जो है 8 से ज़्यादा डिजिट्स में एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद वो है उसको काउंट कर देता है, लेस काउंट कर देता है। तो उसके अलावा ये डेसिमल्स हैं कि उसके साथ जो आपका नंबर है फिक्स्ड 2 डेसिमल्स हैं, इनको भी हम जो है कर सकते हैं कस्टमाइज। ये पहले से आ रहे हैं 2 डेसिमल, इसको कम करने के लिए यहाँ से ऊपर एक बटन दिया गया होता है, इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह लेबल के अंदर हम इसी को डिफाइन करते हैं। और अगर ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है तब हम उसको यानी कि वैल्यूज़ के अंदर आके हम इस तरह से उसको वैल्यूज़ असाइन करेंगे 1 2, यानी कि वैल्यू हमने 1 दे दी, क्योंकि जो हमारा डाटा जो है जो एनालाइज करना है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। डाटा आप कलेक्ट बेशक आप कह लें कि नॉमिनल फॉर्म में कर लें, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में आप करें, लेकिन जो डाटा को एनालाइज करना है वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डाटा जो है आपका एनालाइज होगा। तो इसलिए हम जो हमारा जैसे मेल है फीमेल, हमने ये तो ऑप्शन वहाँ पे मेल लिया, सर्वे कर रहे हैं तो हमने उन्होंने पूछा मेल फीमेल, उन्होंने मेल पर टिक लगा दिया। तो लेकिन जो हमने इसके अंदर एंटर करना है, एनालाइज करना है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है डाटा एनालाइज। तो हमने इसको एक कोडिंग वैल्यू दे दी। आप कोडिंग वैल्यू इसको कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है 1, लेकिन आपने इसको जैसे मैं 10 दे देता हूँ, तो जो मेरा जो एंटर करूँगा वैल्यू वो भी मैं 10 एंटर करूँगा जब इसकी मैं डाटा एंट्री कर रहा हूँगा। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल 1 ही रहने देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। तो उसी तरह फिर एरिया का आ जाता है। तो अगर मेल फीमेल जेंडर का है तो इसका यानी कि आप देख लें कि मैंने इसका मेजरमेंट नॉमिनल रखा है। SPSS के अंदर 3 मेजरमेंट्स दिए गए हैं, स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल। जब भी आपका डाटा जो है वो कंटिन्यूस के ऊपर मेजर कर रहे हैं, जैसे आपकी एज है, आप वो मेजर कर रहे हैं, किसी से जाकर पूछ रहे हैं आपकी एज क्या है, वो कह रहा है कि आपका मेरी एज जो है 68 है, कोई कह रहा है मेरी 23, कोई कह रहा है मेरी 54। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस लेवल के ऊपर मेजर कर रहे हैं तो वो स्केल के अंदर आता है। इस तरह जो आपका वेट वगैरह है आपने उसको कोई कैटेगरीज के अंदर, कोई ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड नहीं किया तो वो आपका स्केल के ऊपर आएगा। इस तरह जो आपकी सैलरीज होती हैं, इनकम होती है, आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए, आपका जो है स्पीड हो गई, यानी कि आपकी यानी इस तरह का IQ लेवल हो गया, आपके मार्क्स हो गए। अगर आपने उनको किसी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड नहीं किया तो उनका जो मेजरमेंट है वो स्केल होता है।
अगर आप उनको जैसे एज है तो उसकी आप कैटेगरीज बना देते हैं 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 ईयर्स, यानी कि इस तरह से कैटेगरीज बना दी। तो आपने ये चीज़ नहीं देखी कि अगर 20 का तो वो अलग रखना है, 20 का है, 23 का है तो उसको आपने एक कैटेगरी के अंदर रख दिया है, यानी कि आपने एक इंटरवल उसको दे दिया। तो वो भी आपका जो डाटा होगा वो ऑर्डिनल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जब आपकी कैटेगरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो ऑर्डिनल में आ जाएगा। अगर उनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं पाया जा रहा तो वो तब जो है वो नॉमिनल हो जाता है। तो इसी तरह जो आपके वेट वगैरह उसका भी आप कैटेगरीज बना सकते हैं। जो भी आपका हेल्थ वाले हैं तो कोई ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर है, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ अगर उसको आप कंटिन्यूस लेवल पर मेजर करेंगे तो वो स्केल में आ जाती है। अगर आप उसको कैटेगोरिकल वे में मेजर कर रहे हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं तो आप उसको ऑर्डिनल फॉर्म में ले आते हैं। इसी तरह अगर आपका जो है कोई डाटा आ रहा है जिसको आप कोई नेम्स वगैरह आ रहे हैं, कोई जिस यानी कि कोई टेक्स्ट की फॉर्म में आप डाटा ले रहे हैं, जैसे आपको कोई मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, ये जैसे जेंडर है मेल एंड फीमेल हो गया, एरिया का दिया गया है, रूरल हैं कि अर्बन से हैं, तो इस तरह से आपकी जो है एजुकेशन के बारे में हो गई कि आप बीएस के हैं, एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह का जो डाटा आता है हमारे पास, अगर उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं पाया जा रहा है, जैसे मेल और फीमेल के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, येस एंड नो के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये जो है ये चीज़ें जो कोई अगर आपके पास प्रोविंसेस के नेम आ गए, आपके कंट्रीज़ के नेम आ गए तो उनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो हमारा डाटा जो आता है वो नॉमिनल के अंदर आता है। अगर आपके जैसे ये क्लासेस ले लें तो हम कहते हैं कि डिग्रीज़ है आपकी बीएस है, फिर उसके बाद हम लेते हैं एमफिल लेते हैं, फिर उसके बाद पीएचडी लेते हैं, तो इनके अंदर एक ऑर्डर पाया जा रहा है, पहले बीएस करते हैं, फिर हम एमफिल पर जाते हैं, फिर इसी तरह हम पीएचडी पर जाते हैं, ये ऑर्डिनल में आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ों को थोड़ा सा ना ध्यान करना है, इसको थोड़ी स्टडी करें ताकि आपको थोड़ी इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इसी तरह हम थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। अगर हमने ये जैसे वेरिएबल्स हैं इनको रिमूव करना चाह रहे हैं तो कैसे करना है, आपने इनको राइट क्लिक करें और क्लियर कर दें। अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को रिमूव करना चाह रहे हैं इस तरह सिलेक्शन ले लें, आपने जिस पहले पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हम कैसे कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा। इसी तरह क्लियर कर दें। तो अभी हम मूव करते हैं डाटा एनालिसिस के ऊपर, परफॉर्म करते हैं, कुछ डाटा को रन करते हैं। तो मेरे पास जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से बना रखा है, अगर टाइम कम है तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड करेंगे। जब हमारे पास एक वेरिएबल गिवन हो उसका हम फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है कि नहीं करता, उसके हाइपोथेसिस को भी चेक करेंगे, कैसे किस पर रिजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह बॉक्स प्लॉट है, स्टेम एंड लीफ है। तो उस तरह आगे फिर जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर चलें तो जब 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं फिर हम उसके ऊपर सिंपल कोरिलेशन लगा सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं, सिंपल इस तरह हम स्कैटर प्लॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह हम ये सारा काम आगे करते जाते हैं। क्वालिटेटिव के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये हम बेसिकली इस बुक को फॉलो करते आ रहे हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं वो यानी कि उन्होंने जो काम अभी तक कराया, ये अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट हैं या आप किसी और सेक्टर में पढ़ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये बुक ऑफ़र की जा रही है, ये कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसके मतलब फुल कोर्स आपको मिल जाएगा इस बुक का। तो और भी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जिसके अंदर हम प्रोफेशनली काम करेंगे एसपीएसएस के साथ, लेकिन इस सीरीज़ इस जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर हम जस्ट इस बुक के कंटेंट्स को लेके चलेंगे कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें उसने इसे जो ऑथर है उसने बताई हैं। तो अभी हम जो है पहला जो चीज़ है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो निकालते हैं। हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है फॉर वन वेरिएबल। तो हम एसपीएसएस को ओपन करते हैं। ये मेरे पास डाटा है, जैसे मेरे पास नॉमिनल वेरिएबल्स भी हैं, ऑर्डिनल भी है, स्केल कर भी है। तो जब मेरे पास कोई एक वेरिएबल गिवन हो, लाइक स्केल का मेरे पास एक वेरिएबल है जो कंटिन्यूस लेवल पर मेजर हुआ है, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव फाइंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास कुछ अजम्पशंस हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ लिख दी हैं। तो ये मेरे पास एक मैंने इसको एनालाइज करने के लिए रन किया। अजम्पशंस मेरे पास क्या है कि एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए जो कंटिन्यूस लेवल के ऊपर मेजर हो, और उसको लगाने के लिए एनालाइज है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव। ये मैं आपको जो है डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो उसके साथ मैं बुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप बुक भी देखें। तो हम बेसिकली इसको रन करेंगे, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह देख लेते हैं।
तो जब हमारे पास वन वेरिएबल है जो कि कंटिन्यूस लेवल पर मेजर किया गया है, तो उसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे। उसके लिए हम सिंपल जो है डिस्क्रिप्टिव वगैरह फाइंड कर सकते हैं या कुछ जो है ग्राफ्स वगैरह लगा सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्टिव फाइंड करेंगे तो हम फाइंड करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है। अब हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो फिर हम डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे। लाइक मेरे पास ये 4-5 वेरिएबल है। मैं अगर सेल्स का लेता हूँ, सेल्स को लेता हूँ और इसको मैंने डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने इसको सेल पर क्लिक करके इस पर क्लिक किया, एंटर हो गया। अगर आप इसको यानी कि डिफरेंट आपके पास ऑप्शन गिवन है, सेल को ऐसे पिक करें, ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दें। उसके अलावा अगर आप किसी को एंटर करना चाह रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक बॉक्स है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी वो आपका वेरिएबल इधर मूव कर जाएगा। उसके बाद ऑप्शन में हमें चेक करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए हो इधर से, जिसकी रिक्वायरमेंट हो, आप टीचर को रिक्वायरमेंट करें। अगर आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, आप पेपर कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो आपको जो आपका एग्ज़ाम है वो भी आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। तो उसके अंदर अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर उसने टीचर्स ने लिख दिया है कि आपने इसका मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है और कुछ नहीं फाइंड करना, तो आपको सिर्फ मीन और क्या लेंगे वेरिएंस पर चेक कर दें, बाकी अनचेक कर दें। यानी कि जो जो टीचर रिक्वायरमेंट कर रहा है आप उसके ऊपर चेक करें, बाकी अनचेक कर दें। कंटिन्यू करके आपने इसको ओके कर देना है। जब आप ओके करते हैं तो हमारे पास इधर डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास ये इसकी आउटपुट आ गई। तो ये टेबल है। अगर आप ये हमारे पास यानी कि इस तरह दिया गया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि आप ये मिनिमम मैक्सिमम को रो के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के लिए आप इसको डबल क्लिक करें, तो आपके पास जिस भी वर्जन का हो आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन गिवन होते हैं। तो ये इसको अगर ऐसे करें तो काफ़ी जो यानी कि ऐसे ओल्ड वर्जन है उसके अंदर एडिट नहीं होता उस तरह से। तो इसको एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, पाइवट ट्रे कर लें और यहाँ से जो स्टैटिस्टिक्स है उसको इधर ले आएँ। तो ये आपका कॉलम बन गए हैं, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सर नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो है आपका जब टेबल तो आ गया। आपने इसको यानी कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, इंटरप्रिटेशन के लिए आप इसको इनसे कॉपी कर लें। कॉपी हमने किया तो हम डॉक्यूमेंट में मैं कॉपी अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से कॉपी है। तो ये जैसे मेरे पास टेबल आया था उसका यानी कि मीन जो है सेल्स का वो 12,616 है, 66 है। तो इस तरह से इसका मीडियन है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन आपने कैसे लिखनी है, इंटरप्रिटेशन के लिए आपको नीचे हम लेके चलते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स को पता चलता है कि इंटरप्रिटेशन क्या चीज़ है। जैसे कि जब आप रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे तो आपने तो ये सारे टेबल्स नहीं देने। टेबल्स आप जो है सपोर्टिव जो होता है उसमें देते हैं कंटेंट के अंदर। आप उसके अंदर सारे टेबल्स नहीं लिखते। आपने डाटा को ऐसे इंटरप्रिटेशन के थ्रू डिस्क्राइब करना होता है कि आप डाटा किस तरह से है। जैसे हमने इसका लिख दिया, इन द अबव टेबल वी हैव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ सेल्स वेरिएबल एन क्या बता रहा है कि वो कह रहा है कि वैलिड साइज़ क्या है ऑब्जर्वेशन का। इस तरह से उसका यानी कि मीन जो है वो हमें एवरेज बता रहा है 12 मंथ की, जो हमारे पास 12,000 आ गई। तो ये हम अभी स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको लिए ये फार्मूला चूज़ किया। लेकिन अगर आप रिसर्चर हैं, एज ए रिसर्चर आप इस फार्मूला को यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए आपको जो स्टाइल दिया जाता है जैसे APS स्टाइल है या डिफरेंट स्टाइल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट कोर्स के अंदर देखेंगे कि आपने उसको एज ए रिसर्चर या रिसर्च पेपर के अंदर आपने इस डाटा को कैसे डिस्क्राइब करना है। सिंपली जो है उसकी इंटरप्रिटेशन आप लिखते हैं तो वैसे ही आप लिखते हैं कि इसका मीन हमारे पास ये आया या हमारे पास सैम्पल साइज़ हमने ये चूज़ किया। तो इसकी इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अगर अब हमने क्या किया, पहले हम जो है सारे एनालिसिस एक बार परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर उसकी सारे की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको भी यानी कि देख लें, उसको भी आपसे समझ आ जाएगी। तो हमने डिस्क्रिप्टिव फाइंड कर ली। डिस्क्रिप्टिव के बाद हम इसके ऊपर और क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, हम करेंगे इसके ऊपर लगाएंगे इसकी चेक करेंगे नॉर्मल डाटा है कि नहीं है। थ्रू एक्सप्लोर के अंदर जाएंगे नॉर्मलिटी चेक करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोर के अंदर गए। एक्सप्लोर के अंदर आने के बाद आप जिस वेरिएबल की जो आपका एक इसकी एजम्पशन क्या है नॉर्मलिटी टेस्ट की, कि आपके पास जो डाटा है वो कंटिन्यूस लेवल पर होना चाहिए। जो आपके जेंडर हैं, एरिया है, या जो आपके नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा है या कैटेगोरिकल डाटा है, आप उसकी नॉर्मलिटी चेक नहीं करेंगे।
आप सिर्फ उसी डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करेंगे जो कॉन्टीन्यूस लेवल के ऊपर मेजर किया गया है। जैसे अब मेरे पास ये मिड टर्म के मार्क्स हैं, सेशनल मार्क्स हैं, जीपीए है, तो अगर मैं किसी एक की चेक करना चाहता हूँ, जैसे मैं सेल्स की करना चाहता हूँ तो मैंने एक को एंटर कर दिया। अगर आप एक से ज़्यादा की चेक करना चाहते हैं तो आप उसको भी एंटर करें। और स्टेटिस्टिक्स के अंदर आके अगर आपको किधर से चाहिए, डिस्क्रिप्टिव चाहिए, कोई आउटलायर चाहिए कि आपके डाटा के अंदर आउटलायर नहीं है तो कंटिन्यू करें। और उसके बाद प्लॉट में आएँ। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। बॉक्स प्लॉट का ऑप्शन है। बॉक्स प्लॉट का बेसिकली क्या काम है? बॉक्स प्लॉट जो है आपके डाटा के यानी कि कह रहे हैं कि 5 तरह की आपको चीज़ें दे देता है। या आपके डाटा के अंदर अगर कोई आउटलायर आ रहा है उसको कर देगा कि बता देगा ये आपके डाटा के अंदर आउटलायर आ रहा है, कोई एक्सट्रीम आउटलायर है उसको भी। फिर आपके डाटा के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसी तरह उसके मीडियन वैल्यू क्या आ रही है, डाटा मीडियन उसका क्या आ रहा है, और उसका जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है बॉक्स प्लॉट डिफाइन कर देता है। ये हम उस डॉक्यूमेंट में जाकर देख लेते हैं। उसके अलावा हिस्टोग्राम आप यानी कि ग्राफिकली देख सकते हैं कि आपका डाटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नॉर्मलिटी चेक करने के लिए आप नॉर्मलिटी प्लॉट्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे और ओके। तो यहाँ पे आपको उसकी यानी कि आउटपुट जो है मिल जाती है। तो उसके अंदर जो आउटपुट आपको मिलती है वो केस प्रोसेसिंग समरी की मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव की मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप इनको देखें तो आपको समझ आएगी। लेकिन जो हमारी मेन चीज़ है जिसको हमने देखना है, यानी कि अगर देखें केस प्रोसेसिंग के अंदर क्या बता रहा है कि आपका एन जो है वो 12 है, कि यानी कि आपका सैम्पल साइज़ 12 था और उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको बता रहा होता है। तो जो आपने मेन चीज़ देखनी है ना वो क्या कहाँ से देखनी है आपने, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी का टेबल आपके पास आएगा, ये चीज़ है। तो टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी के अंदर अगर देखें तो हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है। एक ये क्लोमोगोरो टेस्ट वाला है, दूसरा जो है वो शेपिरो-विल्क टेस्ट है। इन दोनों की जो एजम्पशन है वो ये है, क्लोमोगोरो जब हमारे पास साइज़ जो है सैम्पल साइज़ 2000 से ज़्यादा होगा 2000 से ज़्यादा होगा तो हम क्लोमोगोरो को यूज़ करेंगे। अगर हमारा सैम्पल साइज़ 2000 से लेस देन है तो फिर हम शेपिरो-विल्क टेस्ट को की बेस के ऊपर यानी कि हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। और इसका जो हाइपोथेसिस होता है टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी का वो ये होता है कि डाटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये सेल्स है तो हम कहें लिख सका हाइपोथेसिस लिख देंगे सेल्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपकी ये जो SIG वैल्यू होती है, SIG वैल्यू ये हमारी जैसे 0.837 आई है तो आपने अगर नॉर्मलिटी चेक कर रहे हैं तो आपका ये होगा कि आप कहेंगे हमारी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन आए। क्योंकि अगर हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन आती है 0.05 जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल से लेते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है तो आपकी वो 0.05 हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 99 है तो वो 0.01 हो जाएगी। तो आप क्या करना है, अगर आपकी वैल्यू 0.05 से लेस देन आ रही है तो आपका हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाता है। ये आपके जितने टेस्ट हैं हाइपोथेसिस के उसी के अंदर यही चीज़ फॉलो कर रही है कि अगर आपकी वैल्यू 0.05 से लेस देन आ रही है तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपकी वैल्यू 0.05 से यानी कि जो अल्फ़ा है आपका उससे ग्रेटर देन आ रही है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ हमारा हाइपोथेसिस क्या है कि टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी जो है इसका हाइपोथेसिस है कि सेल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो पी वैल्यू है, जो SIG वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.05 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि सेल्स सिग्निफिकेंटली फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हमारा होगा टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी। इसी के अंदर हमें हिस्टोग्राम मिल जाता है। अगर हिस्टोग्राम हम देखें तो उसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका हमने कर्व बनाना होता है, कर्व से देख सकते हैं। अभी हमारे पास इसका जो डाटा कम था इसलिए इसको ये शेप इतनी अच्छी नहीं आई। जितना आपका सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा उतनी हिस्टोग्राम की शेप जो है वो वेल डिफाइंड होगी। आपको उसको देख के एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमारे पास सैम्पल साइज सिर्फ 12 था तो इसलिए इसकी शेप इतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन हम उस टेस्ट की बेस पर कह सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इस तरह इसके जो है स्टेम एंड लीफ का भी तरह आपको मिल जाएगा। स्टेम एंड लीफ क्या बता रहा है कि आप जैसे हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम का बिल्कुल स्टेम एंड लीफ भी इसी तरह है, हिस्टोग्राम की तरह ही है। हिस्टोग्राम के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि इसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है 1000 तक मतलब कितनी आ रही है उसकी बेस पर हिस्टोग्राम बन रहा है। लेकिन जो स्टेम एंड लीफ है ये आपको बता रहा है कि जैसे इसके अंदर स्टेम 9 है, 10, 11, 12 से लेकर 16 तक है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो डाटा की रेंज है वो 9000 से लेके 16000 तक है।
9000 से लेके 16000 तक है, और 9000 का देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है 1 है, 10000 भी 1 है। तो इस तरह से यानी कि ये डाटा हमें गिवन है। 11000 के टू फ्रीक्वेंसी 2 बार आया, यानी कि उसके साथ में फ्रीक्वेंसी बता रहा है हर एक नंबर की। तो ये स्टेम एंड लीफ इस तरह से आपको हेल्प करेगा। इस तरह से अगर कोई आपका आउटलायर है तो वो भी ये बता देता है। तो ये नॉर्मेलिटी प्लॉट से नीचे आ जाते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर आपके जो प्लॉट्स हैं वो लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका नॉर्मल डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से आपके पास जो है बॉक्स प्लॉट, यानी कि ये सारी चीज़ें हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, नॉर्मेलिटी प्लॉट, जो क्यू प्लॉट होते हैं, और स्टेम एंड लीफ, ये आपको एक ही टैब के अंदर जो है एनालाइज के अंदर जाके आपने क्या करना है, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको नॉर्मेलिटी टेस्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्टेम एंड लीफ, ये सारी चीज़ें हैं, और क्यू प्लॉट जो होते हैं, ये सारी की सारी 4-5 चीज़ें जो आपको एक ही बटन के थ्रू, एक ही पाथ के थ्रू आपको मिल जाएंगी। तो ये जो अब अगर देखें जो हमारा बॉक्स प्लॉट है ये हमें क्या क्या चीज़ शो कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये हमारी मिनिमम जो नीचे एक लाइन आ रही है, तो ये जो लाइन है ये हमें शो कर रही है कि ये हमारी मिनिमम वैल्यू इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट, यानी कि कह लें एक्सिस, जो वाई एक्सिस है हमारा, उसके ऊपर आ रही है। तो ये जो लाइन जहाँ से बॉक्स शुरू है, जो बॉक्स है वो हमारा बता रहा है कि 50% जो हमारा डाटा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा 50% जो डाटा है वो इस बॉक्स के अगेंस्ट आ रहा है। यानी कि इस बॉक्स को आप इस कंपेयर साइड पर ले जाएं लाइंस लगा के, तो यानी कि वो जो हमारा 50% डाटा है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है। और जो इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर लाइन है ये हमारे बता रही है कि जो मीडियन वैल्यू है हमारी वो इधर आ रही है। तो ये ऊपर विस्कर आ रहा है, यानी कि वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी 16000 थी डाटा की सेल्स के अंदर। तो ये बॉक्स प्लॉट यानी कि एक हमें 5 तरह की चीज़ें बता रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम, Q1 कह लें, Q2 मीडियन कह लें, और Q3 कह रहे हैं, या इंटर क्वार्टाइल रेंज कह लें, Q3 माइनस Q1 वाला जो आपको फार्मूला होता है डिवाइडेड बाई 2। तो ये बॉक्स प्लॉट भी हो गया। अब अगर हमारे पास कह लें 2 से ज़ायद वेरिएबल हो जाएं, अभी हमारा काम कर रहे थे 1 वेरिएबल के साथ, अगर हमारे पास 2 से ज़ायद वेरिएबल हो जाएं तब हम क्या करेंगे। अभी मैं क्या करूं, इंटरप्रिटेशन की तरफ नहीं जा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं। इंटरप्रिटेशन हम आगे देखते हैं हमने कैसे की, क्योंकि मैं सारी चीज़ें उधर एक बार ले जाऊँगा। 2 से ज़्यादा जब वेरिएबल हो जाए तब हम क्या कर सकते हैं। जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं हम उसका कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, हम उसका रिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसका रिलेशनशिप बता सकते हैं, और ग्राफिकली उसके लिए ग्राफ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स प्लॉट है, ये सिंगल पर है तो हम इसके दरम्यान भी कंपैरिजन कर सकते थे, कोई बॉक्स प्लॉट लगा के हिस्टोग्राम भी देख सकते थे। तो इस तरह से अगर हम एनालाइज के अंदर जाते हैं तो पहले हम तो क्या देख रहे हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं इसको। आपने कोई भी ग्राफ बनाना है, कोई भी चार्ट बनाना है, आपके पास 2 ऑप्शन, एक तो होता है कि आप टेस्ट के साथ आपको कई तरह के ग्राफ्स मिल जाते हैं, जैसे हमें बॉक्स प्लॉट वगैरह मिल गया। उसके अलावा अगर आप ग्राफ्स बनाना चाह रहे हैं, चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ग्राफ के अंदर आपकी चार्ट बिल्डर है, इस पर क्लिक कर लें, या फिर आपके पास लेगेसी डायलॉग्स आ रहा है, यहाँ पे आपको बार चार्ट मिल जाएगा, 3D बार चार्ट है, लाइन, एरिया, पाई चार्ट, हाई लो चार्ट, यानी कि ये सारे आपको जो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अगर हम चार्ट बिल्डर पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा क्या है, कुछ को ये पसंद आता है, कुछ जो है वो दूसरा लेगेसी डायलॉग से लगाना चाहते हैं। तो ये आपको अगर नीचे दिखाएं तो ये हमारे पास चूज़ फ्राम गैलरी के अंदर दिए गए हैं, डिफरेंट लाइन बार वगैरह दिया गया है, उसके आगे बार की डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं। ऊपर देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल व्यू आ रहा है, दूसरा जो है वो कैनवस आ रही है जिसके ऊपर हमारा जो चार्ट ड्रॉप एंड ड्रैग होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ स्कैटर डॉट, स्कैटर के जो मेरे पास अजम्पशन है वो ये है कि मेरे पास कम से कम 2 जो है वेरिएबल होने चाहिए जो कंटिन्यूस लेवल के ऊपर मेजर हों। 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी हम यानी कि 2 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से हमें डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर मैं ये पहला सिंपल पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास है कि आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट जो भी है आपका, बेसिकली हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम उसको एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको वाई एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो अगर मैं ये जो मैं प्रॉफिट है ये मेरा यानी कि डिपेंड कर रहा होता है, जितनी आपकी सेल हो रही है उतनी आपकी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रही है। प्रॉफिट को मैं वाई एक्सिस के ऊपर ले आता हूँ और जो सेल्स है मेरी वो एक्स एक्सिस पर आ गई। इस तरह से मैं बस सिंपल इसको ओके कर दूंगा तो मेरे पास आउटपुट के अंदर स्कैटर प्लॉट आ गया है।
अगर आप ये देखें तो मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट आ गया है। तो अगर मैं इसको और एडिटिंग करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं हम। तो जब मेरे पास एक नई विंडो ओपन होगी है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। आप एलिमेंट्स के अंदर जाके इसका कह सकते हैं कि फाइंड है, फिट है, लाइन है, टोटल कर लें, शो डाटा लेबल के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लीनियर लाइन फिट करना चाह रहा हूँ तो मैं एलिमेंट में जा कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है ऐड फिट लाइन है टोटल। सिंपल क्लिक किया तो मैंने एक लीनियर लाइन लगानी है, तो लीनियर पर क्लिक करके ये पहले से अप्लाई है, क्लोज कर दिया। तो ये मेरे पास एक उसकी लाइन भी आ गई, रिग्रेशन लाइन भी उसमें बता दी है। कह रहा है कि वाई आपका जो है वो 1.868 है प्लस 0.11 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यानी स्कैटर प्लॉट देख रहे हैं कि ये कितना लीनियर है। अगर उसकी आर स्क्वायर की वैल्यू देखी जाए तो वो 0.84 है। आर स्क्वायर हमें क्या बता रहा है? आर स्क्वायर बता रहा है कि जो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितनी एक्सप्लेन हो रही है। यानी कि जो आपके जो प्रॉफिट के अंदर जितनी वेरिएशन आ रही है, क्या कभी इंक्रीज हो रही है, कभी कम हो रही है, उसके ऊपर जो है सेल का कितना इफेक्ट है। तो अगर हम कहें कि इस डाटा के थ्रू अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि 84% जो वेरिएशन होती है प्रॉफिट के अंदर वो आपकी सेल पर डिपेंड कर रही है। 84% यानी कि अगर जितनी आपकी सेल ज़्यादा होगी उतनी आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, और जितनी आपकी यानी कि सेल कम हो रही है उतनी आपकी प्रॉफिट कम हो रही है। और अगर इस स्कैटर के थ्रू हम रिलेशनशिप देखना चाहें तो हमारी लाइन जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी सेल इंक्रीज़ होती जा रही है हमारी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तो उसका क्या मतलब होगा? जैसे जैसे हमारी जो है सेल जो है इंक्रीज़ हो रही है प्रॉफिट डिक्रीज हो रही है। तो ये जैसे जैसे हम वेरिएबल्स को आगे डिस्कस करेंगे, आप अपने डाटा इसको अंदर पुट करें, प्रैक्टिस करें, आपको ये स्कैटर प्लॉट जो है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आगे हम चलते हैं कोरिलेशन के ऊपर। इसको हम बाद में इंटरप्रेट जो है हम थोड़ा लास्ट पर कर देंगे सारी चीज़ों को। ये हमारा रिग्रेशन लाइन भी आप देख सकते हैं इसने दे दी, और आर स्क्वायर की वैल्यू भी दे दी। तो अगर हम कोरिलेशन लगाएं, कोरिलेशन के लिए क्या करेंगे? हम सिंपल लगा रहे हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हम बाई वेरिएट कोरिलेशन यूज़ करेंगे। कोरिलेशन बाई वेरिएट, और जिनके ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं, अगर आपके यानी कि आपने इधर देख लेना है, अगर आपका डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने पियर्सन कोरिलेशन लगाना है। अगर आपके दोनों वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर एक वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए आप ये कैंडलास टाबू टेस्ट लगाएंगे। और अगर आपके दोनों वेरिएबल ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसके लिए आप स्पीयरमैन कोरिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं इन दोनों के ऊपर लगाऊंगा, सेल के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर। तो अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? आप जैसे ये मैंने सेल के ऊपर किया, कंट्रोल होल्ड करें कीबोर्ड से, प्रॉफिट के ऊपर कर लें और इसको एंटर कर दें। दूसरा तरीका है अगर मैं सारे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल करके इस तरह सिलेक्शन ली। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारे जेंडर से लेकर यहाँ तक करने हैं तो मैं क्या करूँगा? जेंडर और प्रॉफिट मैंने शिफ्ट होल्ड किया, कंप्यूटर से शिफ्ट होल्ड किया, जेंडर पर पहले मैंने क्लिक किया था, शिफ्ट होल्ड करके प्रॉफिट पर क्लिक किया, ये सारे सिलेक्ट हो गए। और उसके अलावा आप कंट्रोल ए करें कीबोर्ड से तो आपके वेरिएबल सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ ये दो वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं, सेल एंड प्रॉफिट। तो मैंने इनको अंदर ले आया वेरिएबल व्यू के अंदर। उसके बाद मैंने पियर्सन पर क्लिक कर दिया। ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं क्या चीज़ें गिवन है, तो हमें इनके अंदर से कुछ नहीं चाहिए। कंटिन्यू करके हम सिंपल कोरिलेशन जो है पियर्सन कोरिलेशन रन करते हैं। हमने पियर्सन कोरिलेशन जो है रन कर दिया। तो इसका जो हमारे पास जो आ रहा है टेबल आ गया। इसका अगर टेबल देखें तो हमारे पास सेल्स का सेल के साथ कोरिलेशन इनका बता रहा है, सेल का प्रॉफिट के साथ बता रहा है। अब आपने देखना है जो आपका सेल का एक वेरिएबल का अपने साथ एक परफेक्ट कोरिलेशन होता है, हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ देख रहे हैं। तो ये सेल का हम देख रहे हैं प्रॉफिट के साथ, तो वो आ रहा है 0.92, जो कि एक परफेक्ट पॉजिटिव या कह लें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक अच्छा कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन है, और वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी कि जैसे पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे आपकी सेल इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है। हमने स्कैटर प्लॉट से भी ये चीज़ देखी और कोरिलेशन भी हमें ये चीज़ बता रहा है। अगर हमारी ये नेगेटिव में आ रहा था तो हमारी जो स्कैटर प्लॉट की लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही नहीं थी। जब हमारा पॉजिटिव है तो हम लाइन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। उसके अलावा जो सिग्निफिकेंस वैल्यू दी गई है, इसका जो हाइपोथेसिस होता है कोरिलेशन का, वो हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, हम कह सकते हैं देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट। इस डाटा की बेस पर आप
वेरिएबल्स नहीं यूज़ करेंगे, अब अपने उन वेरिएबल्स के नेम यूज़ कर, देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट। तो अगर हम ये हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है SIJ वैल्यू या P वैल्यू कह रहे हैं वो 0.05 से लेस देन आ रही है, तो हमारा क्या मतलब हो गया कि हमारा जो है कोरिलेशन है वो रिजेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हमारी इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। तो अगर हम इसकी यानी कि वैल्यू देना चाहें वो भी दे सकते हैं कि पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू 0.92 है और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, तो ये हम दे सकते हैं। तो जब हमने ये दोनों चीज़ें रन कर ली, टू वेरिएबल के साथ स्कैटर प्लॉट बना लिया, कोरिलेशन लगा लिया, अब आप देख रहे हैं रिग्रेशन लगाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। रिग्रेशन लगाने के लिए आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, एक की वजह से दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको रिग्रेशन जो है आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका आपको रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि वो सिग्निफिकेंट आपका मॉडल नहीं बनेगा। तो जब आपके वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो तब आप जो है रिग्रेशन के ऊपर चलते हैं। तो अभी हम अगर रिग्रेशन देखें तो रिग्रेशन हमने कैसे लगाना है, ये आपका कोई भी डाटा हो सकता है। अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई लेबॉरेटरी टेस्ट है जिसके अंदर आपके पास कोई वेरिएबल है, अगर आपका कोई डॉक्टर हैं तो उसके अंदर आपके पास आपको ब्लड प्रेशर आ गया, उसके साथ कोई शुगर आ गई, यानी कि कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं कंटिन्यूस लेवल के ऊपर, तो उसके दरमियान आप कोरिलेशन को फिट कर सकते हैं, कोरिलेशन लगा सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू, अगर उनके दरमियान कोई कोरिलेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिग्रेशन लगाने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों कंटिन्यूस लेवल के ऊपर हैं, तो हम उसके लिए लीनियर कोरिलेशन यूज़ करेंगे, सिंपल लीनियर कोरिलेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल है, जैसे ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको इंडिपेंडेंट के अंदर ले आते हैं, और जो प्रॉफिट है ये डिपेंड कर रहा है सेल के ऊपर, इसको डिपेंडेंट के अंदर ले आए, और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना चाहता, आपने सिंपल इसको ओके कर दें सिंपल कोरिलेशन के लिए। तो आपके पास ये जो है रिग्रेशन की आउटपुट आ जाती है। पहले अगर आउटपुट देखी जाए तो इसके अंदर ये वेरिएबल्स वगैरह का दिया गया है कि आपका जो सेल्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो प्रॉफिट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी कि ये जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होंगे वो इधर बता देगा कि आपका वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेल है, इसका दूसरा जो है वो कोई और हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। जितनी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतने यानी कि आपके प्रॉफिट पे ज़्यादा आ रही होगी, उतनी सेल ज़्यादा हो रही होगी, इस तरह से ये हो सकते हैं। मॉडल समरी के देखा जाए तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू है सिंपल कोरिलेशन की वैल्यू। अगर हम ऊपर देखें कोरिलेशन के टेबल में तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है कोरिलेशन बिटवीन सेल एंड प्रॉफिट वो क्या थी 0.920। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। आप ये कह सकते हैं कि ये डबल स्टार है तो ये 0.01 लेवल के ऊपर यानी 99% जो है सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। तो ये हमारे पास जो आर मॉडल समरी के अंदर आर की वैल्यू भी वही आ रही है। आर स्क्वायर था कि वेरिएशन कितनी एक्सप्लेन हो रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट के थ्रू, जो हमें स्कैटर प्लॉट के अंदर भी मिली है वही है कि 84% जो वेरिएशन है प्रॉफिट के अंदर वो सेल जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। जैसे आर स्क्वायर इसी तरह यानी कि इसको आर स्क्वायर का आ रहा है। तो ये चीज़ें आप हम इंटरप्रिटेशन में देखते हैं आगे। जो नोवा है ये आपका क्या बता रहा है, नोवा आपका मॉडल फिट का बता रहा है कि आपका मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंटली इसके ऊपर फिट हो रहा है, क्या इसके कोई फ़ायदा होगा हमें प्रेडिक्शन का या नहीं होगा, ये प्रेडिक्शन ठीक तरीके से करेगा या नहीं करेगा। तो इसका जो हमारे पास हाइपोथेसिस आता है उसका हाइपोथेसिस यही होता है कि मॉडल इज़ नॉट सिग्निफिकेंट कह लें आप, या फिर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ सेल ऑन प्रॉफिट, यानी कि आपको इसको डिफरेंट वेज के अंदर आप अपने हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ये है कि ये सिग्निफिकेंट मॉडल नहीं है। तो जब हमारे सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है लेस देन आ रही है तो अब हम कह सकते हैं कि हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं है, और हम कह देंगे कि हमारा मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंटली इसकी प्रेडिक्शन कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट है। और कोएफिशिएंट के अंदर जो हमें जो है हमारी जो कह लें कि रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी, इसके भी हाइपोथेसिस मिल जाएंगे हमें उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर इसका देखा जाए इस डाटा के ऊपर तो हमारी जो वैल्यू आ रही है अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स की बीटा, और ये जो पहली वैल्यू कांस्टेंट और बी के अंदर ये हमारी इंटरसेप्ट होता है जिसे हम बीटा नॉट भी कहते हैं, ये है -167.722।
इस तरह से ये सेल्स 0.115 ये हमारी स्लोप है, पहला इंटरसेप्ट है और नीचे वाला स्लोप है। इसकी जैसे इक्वेशन क्या बन जाती है फिर हमारी वाई हैट इक्वल टू है -167.72 प्लस 115 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि एक्स आप कोई भी पुट करके उस रिग्रेशन इक्वेशन जो है आपका वाई हैट और ये एस्टिमेटेड वाई हैट जो आपका होगा। तो इस तरह से उसके आगे हाइपोथेसिस के लिए सिग्निफिकेंस वैल्यू दे दी गई है। तो आप इसके ऊपर बेस के ऊपर इनका जो हाइपोथेसिस वगैरह रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इतना जो है हम इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी देख लेते हैं। तो जो हमने क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर काम किया है, तो ये हिस्टोग्राम था। इसका मैंने ये पाथ वगैरह आपको बता दिया था कि चार्ट बिल्डर के अंदर जाके आपने हिस्टोग्राम पे ऊपर क्लिक कर रहे हैं, सिंपल हिस्टोग्राम निकाल रहे हैं तो आपके पास ये हिस्टोग्राम आ जाता है। अब बात करते हैं कि हिस्टोग्राम यानी कि क्या शो कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि यानी कि शेप शो कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन की। हम इसको देख सकते हैं, इसकी शेप को देख के बता सकते हैं कि डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। उसके अलावा हम जो है टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी के थ्रू भी देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसकी जो मैंने एजम्पशंस दे दी हैं कि हमारे पास क्वांटिटी वेरिएबल होना चाहिए, कम से कम एक तो हो ना, एक से ज़्यादा भी हो तभी आप कर सकते हैं। 1 मैंने इसलिए लिखा है कि कम से कम एक हो आपके पास। तो जब आप कोरिलेशन लगाएंगे तो आपके पास 2 हो जाएंगे, आप दोनों की नॉर्मलिटी चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, इसको समझना है। डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको रीड करें तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसके थ्रू। क्योंकि अगर काफ़ी टाइम में होता है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, अब भी अगर वीडियो को स्किप करें लेकिन इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल के अंदर थोड़ी सी मैंने जितनी हो सकी लिख दी ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। मैंने यानी कि यहाँ से देखें ये लिख दिया कि टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी जो है वो क्लोमोग्रो कब यूज़ कर रहे हैं और शपीरो विल्क जो है वो कब यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये है मैंने जो हाइपोथेसिस वगैरह भी रिजेक्ट कर दी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। अभी हमारी जो वैल्यू है जब ग्रेटर देन आ रही थी तो हमने क्या किया, सिग्निफिकेंस वैल्यू ग्रेटर देन वो एक्सेप्ट एच नॉट। तो हमारी भी ग्रेटर देन आ रही तो हमने क्या दिया, एच नॉट है सेल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने क्या दिया सेल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से बॉक्स प्लॉट की मैंने बात होगी हमारे पास कि ये मिनिमम बता रहा है, मैक्सिमम बता रहा है। तो उसको लगाने का तरीका भी मैंने जो चार्ट बिल्डर के साथ लिख दिया इसका पाथ, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जब हम नॉर्मल टेस्ट करेंगे तब भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने बता दिया कि ये मिनिमम मैक्सिमम दे रहा है, Q1 Q2 Q3 दे रहा है। तो इस तरह से स्टेम एंड लीफ का भी आगे जिक्र कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम जो कर चुके हैं, अभी एनालिसिस कर चुके हैं, ये मैंने वो आपके साथ शेयर की हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिएगा, जो मैंने शेयर कर दिया है लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसके अलावा हमने जो है स्कैटर प्लॉट लगाया था, स्कैटर प्लॉट थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया। पहले हम स्कैटर प्लॉट को देख लेते हैं। ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट था, तो ये वही था जो आपको उधर SPSS के आउटपुट के अंदर मिल रहा था। तो ये हमारी सेल जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, हमारी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रही है। उसके दरमियान जो है आर स्क्वायर जो है वो 0.84 है, यानी कि हमारी जो प्रॉफिट की वेरिएशन है वो 84% जो है सेल के थ्रू एक्सप्लेन हो रही है। सेल यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट के अंदर चेंज आ रहा है वो 84% उसका जो जिम्मेदार है वो सेल है। यानी कि जितनी आपकी सेल कम हो रही है अगर तो उसकी प्रॉफिट कम भी हो जाएगी, अगर आपकी सेल भी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल इसलिए आपको दे कि ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट टाइप से वेरिएबल हो सकते हैं ना, आपने किन के साथ डील करना है। तो उसके बाद जो है यानी कि इसकी भी इंटरप्रिटेशन आप देखें कि हमने क्या दिया कि सिंपल स्कैटर ऑफ प्रॉफिट बाय सेल वी कैन ऑब्जर्व ए लीनियर पॉजिटिव रिलेशनशिप। लीनियर है क्योंकि ये लाइंस लीनियर को शो, लीनियरिटी को शो कर रही है, डाटा जो है लीनियर है एक दूसरे के साथ। तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो भी इधर दोबारा हमने एक्सप्लेन कर दी कि ये 84.6% जो वेरिएशन ऑफ प्रॉफिट इज एक्सप्लेन बाय सेल। तो रिग्रेशन लाइन भी हमने जो है डिस्कस की। रिग्रेशन को पहले स्कैटर प्लॉट लगाया, उसके बाद हमने कोरिलेशन लगाया। तो ये कोरिलेशन के रिजल्ट थे। अब उसका क्या क्राइटेरिया होता है कोरिलेशन का, वो भी मैंने ये लिख दिया सारा कि ये -1 to 1 तक हो। तो यानी कि कब जो है परफेक्ट होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको शायद पहले भी ये बताऊँ, अगर आप स्टार्ट का स्टूडेंट नहीं हैं तो इस डॉक्यूमेंट को आप एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो उसके अलावा जो है कह लें कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने रन किया, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी कि आर क्या है, आर स्क्वायर क्या है। तो ये जो चीज़ें जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी वो हमने आपको बता दी।
तो उसके बाद हमने एनोवा लगाया, जिसके अंदर हमने उसका हाइपोथेसिस रखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट रिलायबली प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हाइपोथेसिस का ये था। तो हमने ये SIG वैल्यू जो है वो हमारी लेस देन थी, तो हमने क्या किया, हमने रिजेक्ट कर दिया SIG वैल्यू जो है, हमने रिजेक्ट किया किसको, H0 को, और हमने क्या दिया कि जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिलायबली प्रेडिक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये हमारा एक तरीका होता है जिसको हाइपोथेसिस रिजेक्ट एक्सेप्ट करने का। उसके बाद कोएफिशिएंट्स का हमारे पास टेबल आ गया था, जिसके अंदर हमने ये कांस्टेंट जो है हमारा β0 है और ये β1 है, यानी कि इसकी जो है हमने इनके नीचे जो है वो दे दिया है रिग्रेशन इक्वेशन के। हम अगर कोई भी यानी कि सेल दें कि हमारे पास इतनी सेल होगी, कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारा प्रॉफिट क्या आएगा एग्जिस्टिंग डाटा की बेस के ऊपर। यानी कि आपके पास कोई ऐसा डाटा पड़ा हुआ है, एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट कर रहा है, आपके पास डाटा है, तो आप उस डाटा की बेस के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके स्टोर के ऊपर 15,000 की सेल हो, तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट गेन होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, 15,000 को जो आपकी स्लोप है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आपका इंटरसेप्ट है उसके अंदर प्लस कर देंगे, तो आपको एस्टिमेटेड जो है प्रॉफिट वो मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो ये कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर, यानी कितना ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो, शुगर इंक्रीज हो जाएगी या कितना, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं आप इनको मेजर कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, मतलब आप कहें देखें अगर, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर वन वेरिएबल, इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखा, हिस्टोग्राम, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी देख लिया, बॉक्स प्लॉट देख लिया है, स्टेम एंड लीफ हमारा हो गया, कोरिलेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, स्कैटर प्लॉट, ये तीनों चीज़ें, यानी कि हमारे ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर हो चुके हैं। अब हमने काम करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर वन वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर टू वेरिएबल। ये इसके हमारे पास 5 टॉपिक हैं। अब जल्दी से थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। अब इन जो हम क्वांटिटेटिव कर रहे थे तो हमारे पास जो डाटा था वो कंटिन्यूस लेवल के ऊपर था, लेकिन जब हम क्वालिटेटिव काम करेंगे तो हमारे पास जो डाटा होगा वो कैटेगोरिकल डाटा होगा, उसके अंदर कैटेगरीज होंगी। लाइक हमारे पास जेंडर है तो उसके अंदर 2 कैटेगरी हैं, मेल है ना फीमेल है, ये एक अलग चीज़ है, वो नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। जब उसके अंदर कोई ऑर्डर पाया जाए तो वो ऑर्डिनल है, ऑर्डर नहीं है तो वो नॉमिनल है। तो लेकिन है कैटेगोरिकल डाटा, हम इसको एनालाइज करेंगे। जैसे इसके अंदर रूरल और अर्बन 2 कैटेगरीज आ गई। सेमेस्टर का देखा जाए तो हमारे पास 4 कैटेगरीज आ गई। तो इस डाटा को हम जो है एनालाइज करते हैं। तो इसको इस तरह के डाटा को एनालाइज करने के लिए अगर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल गिवन हो, लाइक आपके पास जेंडर गिवन है, आपको क्वेश्चन दे दिया गया ये जेंडर आपके पास गिवन है, इसके ऊपर कोई एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करें जो भी आपके पास हो, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी कह रहे हैं कि एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट करे, इसको यानी कि बताए कि ये इसके साथ बेस्ट फिट हो, इसको डिस्क्राइब कर रहा हो। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है तो आप उसके ऊपर क्या लें, फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी लगाने के लिए फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव फाइंड कर लेंगे, और तो उसका कुछ नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव में आए, फ्रीक्वेंसी पर क्लिक करें, और जैसे मेरा एरिया है या जेंडर है तो इसको मैं अगर रिसर्च कर जेंडर के अगर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहता हूँ, वेरिएबल के अंदर ले जाइए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखूँ तो मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से उसका मॉड फाइंड करूँगा तो कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी आ रही है, मोस्ट रिपीटेड कैटेगरीज कौन सी आ रही है, कंटिन्यू करके ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जेंडर की ऊपर स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखा है तो मॉड 1 है। 1 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आ रही है वो 1 है, यानी कि मेल का जो हमारे पास इस डाटा के अंदर मेल हजरात हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इस तरह से जेंडर में देखा जाए तो अगर देखें जेंडर के अंदर तो मेल 18 हैं और फीमेल 17 हैं, मेल की परसेंटेज 51 है और फीमेल की 48 है। इस तरह से आपका डाटा जो है, यानी कि अगर एक आपके पास एक वेरिएबल है तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसी को मल्टीपल में करना चाहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी वो भी आपको निकल आएगी। जैसे डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी में जाके मैं अब सेमेस्टर को भी साथ में ले जाता हूँ, और स्टैटिस्टिक्स मेरे पास वो मॉड ही रखा मैंने, और कंटिन्यू करके ओके कर दिया। तो उसने दोबारा क्या किया, मुझे एक टेबल सा दे दिया। जैसे उसके अंदर कह रहा है कि मेरे पास 35 जेंडर हैं, 35 सेमेस्टर के हैं, और जो जेंडर का मेरे पास मॉड है वो 1 है और सेमेस्टर का मॉड भी 1 है। जब सेमेस्टर का मॉड 1 आया तो इसका मतलब ये है कि जो सेमेस्टर की मेरे पास पहली कैटेगरी है उसके रिस्पोंडेंट ज़्यादा हैं
मेरी स्टडी के अंदर। अब यहाँ पे आप मीन वगैरह नहीं लगा रहे। अब आपके पास इस तरह का डाटा होगा, डाइकोटोमस डाटा होगा, जिसके अंदर आपकी कैटेगरीज होंगी, आपने उनको वैल्यूज असाइन की होंगी। उसके लिए जो बेस्ट एनालिसिस होता है डिस्क्रिप्टिव में, वो जो है मॉड होता है। और जो आपका मीन है ये आप यूज़ कर रहे होते हैं जब आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और जो आपका मीडियन है ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपका डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ना कर रहा हो और कंटिन्यूस लेवल के ऊपर मेजर हो, तब आप मीडियन यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपका डाटा जो है इस तरह डाइकोटोमस डिस्ट्रीब्यूशन पर हो, डाइकोटोमस डाटा हो, तो उसके लिए आप ये मॉड यूज़ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर भी देख लीजिए जाए, सेमेस्टर का दे दिया है उसने। फर्स्ट के अंदर मेरे पास 12 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं कि 12 रिस्पॉन्डेंट फर्स्ट के हैं, इस तरह थर्ड के 7 हैं, फिफ्थ के 8 हैं और सेवन्थ के 8 हैं। इसी को हम जो है ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ग्राफिकली हमारे पास इसके लिए दो ही ऑप्शन है, एक बार चार्ट का ऑप्शन है, दूसरा पाई चार्ट का ऑप्शन है। तो उसके लिए मैं चार्ट बिल्डर में गया, चार्ट बिल्डर में जाने के बाद इसको मैं एक बार रीसेट करता हूँ और बार चार्ट मेरे पास सिंपल बार चार्ट गिवन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ और आपने जिसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैं सेमेस्टर का बार चार्ट बनाना चाहता हूँ, सेमेस्टर को मैं इधर एक्सिस के ऊपर ले आऊँगा और सिंपल ओके कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक जो है सिंपल बार चार्ट जो है वो आ गया है कि ये फर्स्ट का जो है मेरे पास, उसने पहले भी बताया था कि वो ज़्यादा है, तो फर्स्ट का जो है बार लेंथ ही आ रहा है कंपेयर टू थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ तकरीबन कम्प्लीटली इक्वल आ रहे हैं। तो अगर इसी को मैं एक और वे के अंदर देखना चाहूँ तो उसका क्या हो जाएगा, ग्राफ चार्ट बिल्डर, यानी कि इसको मैं अब क्या करूँ, इसको मैं डिवाइड कर दूँगा। तो कॉलम पैनल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और पैनल में क्या करूँगा, मैं जेंडर को भी ऐड कर देता हूँ, यानी कि मैं जेंडर की बेस पर मेल में कौन सा है या फीमेल में कौन सा है या इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर इसका देखा जाए अब कंपैरिजन, तो सेमेस्टर जो फर्स्ट है उसमें भी मेल के अंदर बात की जाए तो वो भी फर्स्ट में ज़्यादा है, फीमेल की बात की जाए तो वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे पास ज़्यादा हैं। इस तरह दूसरे भी अगर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, अपने डाटा को दो, यानी कि आपने सेमेस्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, मेल का अलग, फीमेल का अलग। इसी तरह जो आपका जो नॉर्मैलिटी टेस्ट था उसको भी, जो हिस्टोग्राम आपको होता है उसको भी आप ग्राफ में आके इस तरह से डिवाइड कर सकते थे। उसके लिए क्या था आपके पास ऑप्शन है, ग्रुप पॉइंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो इसको रीसेट करता हूँ, हिस्टोग्राम यहाँ से ले लिया, हिस्टोग्राम डबल क्लिक कर दिया और मैं किसके ऊपर लगाता हूँ, सेल के ऊपर लगाया था हमने पहले, अभी भी सेल के ऊपर लगा लेते हैं। नहीं, अभी हम क्या कहते हैं, मार्क्स के ऊपर लगाते हैं। ये मिड टर्म के मार्क्स हैं और मैंने जेंडर की बेस के ऊपर इनको लगाऊंगा। पहले मैं इसके लिए ग्रुप पॉइंट कॉलम और इसको पैनल के अंदर ला के छोड़ देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास उसका जो है नॉर्मल हिस्टोग्राम आ गया मेल का और फीमेल का। तो ये इसके मिड के मार्क्स थे, ये इसका हिस्टोग्राम आ गया। तो इस तरह से आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। वो हमने पहले इसका देखा, ये हमारे पास बार चार्ट है, ये नीचे हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम लगा रहे हैं क्वांटिटेटिव के लिए, बार चार्ट लगा रहे हैं क्वालिटेटिव के लिए। आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम ग्राफ पर गए, ग्राफ पर अगर देखा जाए फिर हमने चार्ट बिल्डर, तो इसको दोबारा रीसेट कर लीजिएगा और गैलरी के अंदर आके हम आप पाई चार्ट लगाएंगे। इसको डबल क्लिक करें और अपना जो है जिसके बेस पे आप स्लाइस बनाना चाह रहे हैं, मैं सेमेस्टर के ऊपर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम पाई चार्ट हम बनाते ही यानी कि जिसकी कैटेगरीज हों उसके बनाते हैं। इसको ओके करें तो ये मेरे पास पाई चार्ट आ गया है। अब आप अगर इसको फिर वो मेल फीमेल में बांटना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन वही है जो मैंने हिस्टोग्राम के लिए किया या फिर मैंने बार चार्ट के लिए किया, आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो हम वीडियो लेंथी हो जाती है। हम अभी बेसिकली ये देख रहे हैं कि आप इनको कैसे रन करेंगे, इसको कैसे इंटरप्रेट वगैरह करेंगे। तो ये मेरे पास पाई चार्ट आ गया। अगर आप इसकी यानी कि थोड़ी सी एडिटिंग मोर करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें और एलिमेंट में आके शो डाटा लेबल पर ऑप्शन करें और यहाँ पर आपको इसकी परसेंटेज गिवन होगी। उसके अलावा अगर आप काउंट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के अंदर काउंट को ऊपर ले जाएं और अप्लाई कर दें, तो आपके पास यानी कि वो कैटेगरी स्लाइड्स के अंदर बता दिए कि इसकी कितनी परसेंटेज है, उतने इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसको जस्ट सिंपल आपने जो है क्लोज करना है तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया यानी कि वन वेरिएबल के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है।
कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएं तो उसके लिए वही है, हम थोड़ा सा और आगे यानी कि उसको कंपेयर कर सकते हैं। कंटिजेंसी टेबल होता है 2x2 का, वो कर लेंगे, या 2x3 का कर लें, जैसे भी जितने आपकी कैटेगरीज हो रही हैं, तो जिसको हम क्रॉस टैबुलेशन भी कहते हैं। उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव में आए, क्रॉस टैब पर आए, तो यहाँ से आपने आके, जैसे मैं जेंडर में रो रख रहा हूँ, रो में जेंडर रख रहा हूँ, और मैं सेमेस्टर को कॉलम में रख देते हैं। तो इसको यहाँ से ओके करें तो आपके पास एक कंटिजेंसी टेबल जो है या क्रॉस टैबुलेशन का टेबल आ जाता है, जिसके अंदर ये बता रहा है कि मेल जो है वो 6 हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर, जो हमारी स्टडी है उसके अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेल हैं वो 6 आए, थर्ड के 3 मेल आए, और 5th में से हमने 5 मेल लिए, 7th में से 4 लिए। ये अगर आप कह लें जब आपने स्टडी की है, कोई इस तरह की सर्टिफाइड सैम्पलिंग की है जिसके अंदर आपने यानी कि कोई डिवाइड किया हुआ था, आपने क्लस्टर्स बनाए हुए थे कि हमने यानी कि यहाँ से सैंपल लेना है कि यहाँ से सैंपल इतना लिया, तो आप उस तरह के डाटे को भी, या फिर वैसे भी आप अगर रैंडमली सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो मेल हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में से हमारे पास कितने आए हैं, थर्ड में से कितने आए हैं। तो इसी तरह से आप इस डाटा को, जो कैटेगोरिकल डाटा होता है, उसको आप कंटिजेंसी टेबल के थ्रू या क्रॉस टैबुलेशन जिसे हम कहते हैं, इसके थ्रू इसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर अगर देखना चाहें तो इसके अंदर कोई एसोसिएशन है या नहीं है, तो यानी कि जब हम मेल और फीमेल के दरमियान कोई एसोसिएशन, कोई इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसके भी 6 हैं और फीमेल के भी 6 हैं, या फीमेल के ज़्यादा हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं हमारी स्टडी के अंदर, वो दोनों के अंदर सेम ही है या एक के ज़्यादा है, एक के कम है। तो उस तरह को चेक करने के लिए हम एनालाइज के ऊपर जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव वही हमारा पास क्रॉस टैब भी है, और इसके साथ हमारे पास ऑप्शन था स्टैटिस्टिक्स का। यहाँ से हम काइस के टेस्ट लगा लेंगे कंटिन्यू करके। अगर हमारे पास, हमें पता है पहले कि हमारा जो वो डाटा जो है कम है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन कम है, उसके लिए हम एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, साथ में एग्जैक्ट पर क्लिक करें, 5 ठीक है, कंटिन्यू और ओके कर दें, सिंपल। तो ये हमें पहले वाला तो हमें मिल गया वही क्रॉस टैब। उसके बाद ये हमें एक काइस्की टेस्ट मिल गया। इसके अभी हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, इसका हाइपोथेसिस यही है कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल कह लें, बिटवीन सेमेस्टर एंड जेंडर कह लें, कि जब हम सेमेस्टर चेंज कर रहे हैं या फिर जेंडर की कैटेगरी चेंज हो रही है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जो हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, जो हमारे यानी कि रिस्पोंडेंट के अंदर, उसकी फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो उसके लिए आप ये टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इसकी, अब हम इनकी, ये हमारा सारा काम हो गया। अब हम इसकी जो है इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर वन वेरिएबल था हमारा, तो उसके ऊपर हम चलते हैं। तो ये हमने पहले फ्रीक्वेंसीज लगाई, फ्रीक्वेंसीज के अंदर हमने उसको यानी कि इसकी इंटरप्रिटेशन दे दी कि एरिया 35 जो है जेंडर 35 हमारे पास यानी कि स्पॉन्सर्स आए हैं विद नो मिसिंग वैल्यू है। द मॉड ऑफ दिस सेमेस्टर इज़ 1, सेमेस्टर का जो मॉड है वो 1 आया। इस तरह से मिनिमम वैल्यू इसकी, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की आप बता रही है कि इसकी यानी कि सेमेस्टर की 4 कैटेगरीज होगी, और जेंडर की अगर देखा जाए तो 2 कैटेगरीज हैं। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से आपको ये नज़र थोड़ा सा हो जाएगा इसका, कि आपके वेरिएबल जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे उसकी कितनी कैटेगरीज थी। ये फ्रीक्वेंसी यानी कि सिंपल एक चीज़ थी। तो उसके बाद हमने बार चार्ट लगाया, उसके अंदर भी वही चीज़ें कि फर्स्ट सेमेस्टर का बार जो है थोड़ा हाई आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे हैं, थर्ड का थोड़ा लो आ रहा है, बाकी जो 2 हैं वो थोड़े सेम आ रहे हैं। इस तरह से इसकी थोड़ी आप इंटरप्रिटेशन कर देंगे। और पाई चार्ट भी आपका, इसी पाई चार्ट क्या कर रहा है, वो प्रोपोर्शन शो कर रहा है, परसेंटेज शो कर रहा है कि आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर की परसेंटेज 34% है, तो थर्ड सेमेस्टर है उसकी जो है 20% है, और उस तरह से 5th वाले 22 हैं, 7th वाले भी 22 हैं। तो इस तरह से ये आपकी यानी कि डाटा क्या है, उसकी प्रोपोर्शन शो कर रहा है कि आपका सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो किसके अंदर से आई है। तो हमारे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट कैटेगरी से आई है, और सबसे कम अगर देखा जाए वो थर्ड कैटेगरी से आई है, थर्ड सेमेस्टर वालों से कह सकते हैं आप। तो अगर क्रॉस टैब अगर हमारा आ जाता है क्रॉस टैब, तो ये वही था हमारा कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे जो है वन वी हैव इन फर्स्ट सेमेस्टर मेल 6 एंड फीमेल 6। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो मेल भी 6 हैं और फीमेल भी 6 हैं। थर्ड की बात की जाए तो मेल 3 हैं और फीमेल 4 हैं। ऐसा इसमें कोई यानी इतनी ज़्यादा एसोसिएशन जो है
वो नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपके पास मेल जो हैं वो 6 हैं और फीमेल जो हैं वो आपके पास जैसे कि 12 कह लें, आप 10 कह लें, या फिर आप ऐसा कहें कि मेल जो हैं वो फर्स्ट में से हमने 6 लिए, थर्ड में से 3 लिए और फिफ्थ में 5। इसके अंदर कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं था कि हमने जो है फर्स्ट में से कम लिए हैं और थर्ड में से हमने बहुत ज़्यादा ले लिए, या फिर हमने मेल में से बहुत कम लिए हैं, फीमेल में से ज़्यादा ले लिए। तो ये इस तरह के डाटा को चेक करने के लिए हम जो है इसके टेस्ट लगाते हैं। वो हमने जो आगे रन किया कि इसके अंदर कोई एसोसिएशन है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने ये टेस्ट रन किया। इसकी जो इसके टेस्ट जो है इसको टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो इसका जो हमारे पास हाइपोथेसिस आता है वो यही है कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड सेमेस्टर ग्रेड। तो जो हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा आ रही थी, तो हमने जो है कह दिया कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन सेमेस्टर एंड जेंडर। तो ये हमारा जो तकरीबन जो है सेशन जो है कह लें कि 4 to 5 सेशन हमारे जो है इस बुक के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो है पहले तो थोड़ा देख लिया कि इसका SPSS क्या चीज़ है, उसके डाटा मतलब थोड़ा बयान कर दिया मैंने आपको कि कौन कौन से वेरिएबल आपके पास होने चाहिए। फिर हमने 1 वेरिएबल के साथ काम किया क्वांटिटेटिव का लेके, फिर हमने 2 वेरिएबल के साथ काम किया क्वालिटेटिव को लेके, इसी तरह फिर हमने वो डिस्क्रिप्टिव वगैरह फाइंड कर लिए हैं हमने, यानी कि क्वांटिटेटिव 1 वेरिएबल के साथ, 2 वेरिएबल के साथ, और क्वालिटेटिव 1 के साथ और 2 के साथ किया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हमने कोरिलेशन रिग्रेशन भी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तकरीबन 4 to 5 जो हैं 5 हमारे सेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप नेक्स्ट सेशन में हम जो है इंशाल्लाह और दूसरे सेशन देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर जो है अच्छे लगते हैं तो आपको दूसरे लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमारे चैनल को विज़िट करें। मिस्टर बिलाल हसन UOG सर्च कर लें या फिर UOG डिजिटल गाइड सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, तो आपको मिल जाएंगे। या फिर आप वैसे टैग दे दें SPSS एनालिसिस विद बिलाल हसन, तो आपको हमारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। तो अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हैं तो हमें पता हो कि हमारा कौन सा बंदा जो है हमारे साथ एंगेज हो रहा है, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर रजिस्टर करें। तो उसके साथ क्या होगा कि हम आपको इंशाल्लाह एक सर्टिफिकेट देंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उससे हम आपको देख सकेंगे कि आपने कितना हमसे सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ताकि हम भी आगे और सीखें और आपको सिखाते रहें। आप भी खुश रहें, आप पर अल्लाह ताला की सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमत व बरकत हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।